नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चुनाव दक्षिण का, लेकिन चर्चा उत्तर पश्चिम हर जगह पे है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव बड़ा चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है। परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच होने वाला मुकाबला जोरदार देखने को मिला, दिलचस्प देखने को मिला, कांटे की टक्कर हुई। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान खत्म हो गया है और अब हम आपको बताएंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसमें हम जानेंगे कि कर्नाटक का मूड क्या है, कर्नाटक की जनता क्या कुछ कह रही है, दिशा क्या मिल रही है, नतीजे किस ओर जाएंगे, उसका जो अनुमान है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और उस लिहाज से सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको बता दें, सी वोटर हरिभूमि आईएनएच का ये एग्जिट पोल, जिसमें हम जानेंगे कि कर्नाटक की जनता के मन में क्या कुछ रहा है। बड़ी खबर उससे पहले आपको बता देते हैं, कर्नाटक में मतदान खत्म हो चुका है। विधानसभा की सभी 224 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, उसमें शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 65.69% मतदान का रहा है। अब इसमें एक आंकड़ा जोड़ दूं तो मैं आपको बताऊं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में लगभग 72% पोलिंग हुई थी, और वो बहुत बड़ा आंकड़ा था जब से चुनाव शुरू हुए हैं कर्नाटक में, और 72% पोलिंग थी। अभी जो आंकड़ा है 5 बजे तक का, वो 65.69% है। यानी जो फाइनल हमारे पास मतदान का आंकड़ा आएगा वो 70-72 पिछली बार के बराबर होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो क्रॉस होगा ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन एक फाइनल आंकड़े का इंतजार है। लेकिन जो 224 सीटों पर वोटिंग हुई है वो बता रही है 65.96% का आंकड़ा हमारे पास है। और ये जो आप इस वक्त टैली देख रहे हैं वो है 2018 की, जहां बीजेपी को 36% वोट मिला था, कांग्रेस को 38% वोट मिला था, और उसके बाद सीटों में जो कन्वर्ट हुआ था, बीजेपी 104, कांग्रेस 80। ये 2018 का हम आपको बता रहे हैं। और इस बार का क्या कुछ है वो हम आपको थोड़ी देर में स्पष्ट करेंगे, बताएंगे कि सी वोटर आईएनएच हरिभूमि का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, कर्नाटक की जनता के मन में क्या कुछ रहा। दूसरी ओर टैली में आप देख रहे हैं जो मुद्दे रहे चुनाव में, इस बार के जो बड़े मुद्दे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई है। कर्नाटक चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सी वोटर आईएनएच हरिभूमि का एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी को 83 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिल सकती हैं। यानी कांग्रेस बढ़त और जो मैजिक फिगर है उसके आसपास पहुंच सकती है। जेडीएस एक बार फिर से जो उसकी भूमिका है वो थोड़ी सीमित होती हुई, लेकिन 21 से 29 पर वो पहुंचती हुई दिख रही है। तो अब हम आपको बता रहे हैं ये जो एग्जिट पोल है ये कमोबेश वैसा ही है जैसा ओपिनियन पोल कह रहा था। बीजेपी 83 से 95 यानी बहुमत से पीछे, कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करती हुई 100 से 112 यानी बहुमत के नजदीक। जेडीएस जिसने पिछली बार 38 सीटें जीती थी, उसकी सीटें घट रही हैं, 21 से 29 हो रही हैं, और वो सीटें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ओर जा रही हैं। और अन्य की संख्या 2 से 6 हो सकती है। इसके अलावा एक बार हम यह भी समझेंगे कि वोट परसेंटेज इस बार का क्या कुछ कहता है। थोड़ी देर में वो आपके टीवी स्क्रीन पर होगा वोट परसेंटेज, जिससे हम जानेंगे कि वोट परसेंटेज इस बार क्या कुछ बता रहा है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी को वोट मिला था 36.2%, सीटें आई थी 104, कांग्रेस को वोट मिला था 38%, सीटें आई थी 78, यानी अच्छा खासा गैप था। तो वोट प्रतिशत से इस आंकड़े को समझेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगा, एग्जिट पोल ने एक झलक दिखाई है, कांग्रेस बहुमत के नजदीक नजर आ रही है कर्नाटक में, और लगभग जो ओपिनियन पोल कह रहे थे वही एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। अनुमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए अनुमा जी के पास पहुंचेंगे। आरबी उपाध्याय साहब के पास चलते हैं। उपाध्याय जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
पा रहा हूँ जी। ये जो एग्जिट पोल ने झलक दिखाई है, ये जो आंकड़ा सामने आया है, कांग्रेस 100 से 112, बीजेपी 83 से 95, और ओपिनियन पोल भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे। संकेत क्या है? कर्नाटक की राजनीति में वैसे भी 1985 के बाद हर बार सरकार बदलती रही है, संकेत क्या कुछ है? परिपाटी कायम रही है या फिर जो मैजिक बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं चल पाया? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैजिक बीजेपी मान के चल रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री को और उनके चेहरे पर जनता वोट करेगी। लोकल जो लीडरशिप है उसको दरकिनार करते हुए जिस तरीके से सेंटर के जो नेता थे उन्होंने धुआंधार, चाहे जेपी नड्डा हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों, ताबड़तोड़ प्रचार किया, लेकिन कुछ मुद्दों के जवाब दे नहीं पाई बीजेपी। जैसे 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैक हो सकती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने भी कुछ गलतियां की हैं, और ये जो फिगर हम देख रहे हैं 83 से 95, कहीं ना कहीं बजरंगबली या बजरंग दल को बैन करने की बात की, बीजेपी ने फौरन उसको लपका और जय बजरंगबली। और वैसे भी बजरंगबली का वहां एक महत्व है, एक विशेष स्थान है। इस वजह से मैं समझता हूं कोशिश यही थी कि ध्रुवीकरण होगा और जो हिंदू वोट है, जो हनुमान जी को मानने वाले हैं, वो सब एक मुश्त वोट करेंगे बीजेपी को, और बीजेपी इसी उसमें पूरे उत्साह थी। अब देखिए, जो इस समय सर्वे आ रहा है, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं। कुछ सर्वे में ये भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बहुमत में है, बहुमत बीजेपी को मिलेगा, सरकार बीजेपी बनाएगी। लेकिन ये जो सी वोटर का सर्वे है, अगर इसको माना जाए तो एक अचीवमेंट कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव को मजबूत, उपाध्याय जी, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है बीजेपी का, बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा वोट मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल पिछली बार आप देखेंगे तो कांग्रेस का भी वोट परसेंट बढ़ा था, बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंट था, लेकिन सीटें कम थी। तो कई बार वोट परसेंट बढ़ना इस बात की गारंटी नहीं होता कि भी सीटें उतनी ही बढ़ जाएंगी जी। अगर क्या होता तो पिछली बार कांग्रेस की सीटें बढ़नी चाहिए थी जी, बीजेपी से ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। देखिए, अलग अलग जगह मान ली त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां जो क्षेत्रीय जो पैटर्न होता है वोट का वो अलग अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंगली सीटों का कैलकुलेशन किया जाता है। जी, मैं आता हूं सर आपके पास। अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अनुमा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ये जो एग्जिट पोल है सी वोटर एनएच हरिभूमि का, ये बता रहा है कि कांग्रेस लगभग बहुमत के नजदीक और बीजेपी थोड़ा सा पीछे रह गई है। मुकाबला कांटे का दिखाई दिया है, लेकिन अभी एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को दिख रही है। आपका पहला रिएक्शन? जी, कांग्रेस की तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अक्टूबर में देखा था, तब से लोगों को ये लोग पसंद नहीं आते जो अपना प्रचार करते हुए अपनी भव्यता दिखाते हुए ढूंढते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनको वो लोग पसंद आते हैं जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। तो वो राहुल गांधी जी ने किया था, वहां से ही लोगों ने मन बना लिया था। और इस बार जो 40% कमीशन की सरकार है उसको वोट आउट करने के लिए लोग मन बना चुके हैं। तो वही हमको एग्जिट पोल में दिख रहा है, लेकिन बड़ा सहमा सहमा सा ये पोल है। आप देखेंगे जो एक्चुअल नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनाएगी।
चलिए, पोल सहमा सहमा आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुमत के नजदीक तो आप इसमें दिख ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लगभग ओपिनियन पोल भी ऐसा ही कह रहे थे, तो हम ये मानकर चलें कि एक जो मोमेंटम दिख रहा था ओपिनियन पोल में, वही एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, और अब आपको उम्मीद है कि वही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। देखिए क्या है कि कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग शिक्षित तो हैं ही, अपने सरोकार समझते हैं, और उनकी जो अपनी लोकल अस्मिता है उसे वो बचाना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का क्या है, सब जगह एक ये एक वो, एक भाषा, ऐसी बातें करती है जो उत्तर भारत के लोग तो फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता। इसलिए वो उन मुद्दों को पसंद करते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी लोकल की अस्मिता खतरे में नहीं डालते। जैसे अभी थोड़े समय पहले नंदिनी दूध का विवाद हुआ था, वो आप सबने देखा होगा। तो अमूल दूध को हर जगह लाने की कोशिश, उससे कर्नाटक के लोगों ने उसका विरोध किया। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हर चीज केंद्र से चलाना चाहती है, लोकल लीडरशिप खत्म करती जा रही है, एक नरेंद्र मोदी जी को हर जगह ले जाके खड़ा कर देती है। अब आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जिस चुनावी स्टेट में जाता है वहां कहता है मैं इसे नंबर 1 बना दूंगा, और उसके बाद इनको पूरा मौका मिलता है, फिर नंबर 1 बनाते हैं क्या, फिर आते हैं कहते हैं मैं नंबर 1 बना दूंगा। ये तो वो चैनलों की तरह हुआ जो हर चैनल अपने आप को मैं सबसे तेज हूं, मैं नंबर 1 हूं, ऐसा कह देता है। तो प्रधानमंत्री जी और उन चैनल्स में ये जरूर हम एक सिमिलैरिटी देखते हैं। नहीं, लेकिन अनुमा जी, विषय ये है ना कि भाई जिनके पास जो लोकप्रिय नेता है वो हर जगह जाता ही है। खैर वो कर्नाटक में होता हुआ नहीं दिख रहा। भाई राहुल गांधी भी तो हर जगह प्रचार करते ही है ना पार्टी के लिए। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो लोकल लीडर हैं, उन्होंने वहां पर जिस तरह का एक बंधन बनाया है अपने लोगों के साथ में मिलकर, और कांग्रेस का तो वैसे भी ना लोगों से चूल्हे तक का रिश्ता है। ये बात समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी विशेष चंक में वोट मिलता है, लेकिन ये जो है अनुमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कोई बटन दब गया, तो आप देख लीजिए, मैं आपके पास लौटता हूं एक बार। उपाध्याय जी, मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो हम इस वक्त एक जो नतीजे देख रहे हैं, जो हम एक एग्जिट पोल का नतीजा देख रहे हैं, जेडीएस की भूमिका, मतलब पिछली बार उसे लगभग 18.5% वोट मिला, इस बार 14.5% मिलता हुआ दिख रहा है। वो सीटें भी पिछली बार से कम जरूर हो रही हैं, 10 सीटें, लेकिन सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, उसकी जो मौजूदगी है और उसकी जो स्वीकार्यता है वो बरकरार है, भले एक छोटे पॉकेट में हो लेकिन बरकरार है। देखिए, कुछ जिलों में जेडीएस का अपना एक महत्व है और कुछ जिलों में जेडीएस मजबूत है, और जहां जहां जेडीएस मजबूत है वहां देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है। अब ये जो आरक्षण का मामला था, पिछली बार जो मुस्लिम वोट मिला था जेडीएस को, वो इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि वो जो वोट है मुस्लिम वोट, वो कांग्रेस के पास जाएगा। अगर यही परिणाम आते हैं, अगर जेडीएस को नुकसान होता है, तो डेफिनेटली जो मुस्लिम वोट है वो जेडीएस से शिफ्ट हुआ है और कांग्रेस की तरफ आया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से पीएफआई बजरंग दल को बैन करने की बात की, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण आपका पुनः लागू कर रहे हैं, तो एक वर्ग विशेष को ऐसा लगा कि भी हमारे लिए यही एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है जो कुछ कर सकती है। तो शायद अभी विश्लेषण जब होगा, रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे तो कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो जेडीएस से निकलकर कांग्रेस की पॉकेट में जाएगा, जिससे जेडीएस को नुकसान तय है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये इस बात को दर्शाते हैं, उस बात पर मोहर लगाते हैं। जी, मैं उपाध्याय जी इसमें एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो कांग्रेस का आंकड़ा 100 से 112 का है, जैसे बीजेपी पिछली बार 104 पर थी। आजकल देवेगौड़ा साहब कई बार प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर देते हैं, उनके गेस्चर की। कोई ऐसी संभावना, हालांकि संभावनाएं 13 तारीख के बाद पता लगेंगी, बीजेपी प्लस जेडीएस की कोई संभावनाएं दिखती हैं क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, और बीजेपी चूंकि केंद्र में है तो जेडीएस चाहेगा कि भी अगर
उसके साथ मिलकर और सरकार में शामिल हो जाते हैं तो केंद्र में भी कुछ महत्वपूर्ण जो भी सौदा हो, आपस में जो भी समझौता होता है उसके अकॉर्डिंग अगर किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आती है तो मैं समझता हूं कि जेडीएस बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान होगा, जो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होगा, उससे कहीं ना कहीं जेडीएस आहत होगी। और पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है तो उसका जो तजुर्बा रहा है वो भी अच्छा नहीं रहा है, बहुत में चले गए और बीजेपी 5 सत्ता में आ गई। तो अगर ऐसा नहीं करता जेडीएस, बीजेपी के साथ नहीं जाता तो पुनः टूटने का खतरा बना रहेगा। और जो हम देख रहे हैं जो संख्या है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। आप देखेंगे अगर मान लीजिए 90 और 27, अगर 90-95 सीट ले आती है तो दोनों मिलके कोशिश करेंगे कि भी वो सरकार बना लें। अगर सटीक आंकड़ा बैठता है तो हाँ, अंतर अगर बहुत ज्यादा हो गया अपने बलबूते पे कांग्रेस में पूर्ण बहुमत से ऊपर को, तब तो विषय खत्म हो जाएगा, फिर विषय खत्म हो जाए। ठीक है अनुमा जी, समय ऐसी कोई शंका पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, इसमें अब संदेह मत रखिएगा। जो हमारी 5 गारंटी हैं, जिसमें हमारी अन्न भाग्य योजना है, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना है, जिसमें गृह ज्योति योजना है, युवा निधि योजना है, और आप देखेंगे कि इसमें ना केवल लोगों की जिंदगी में जो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशानियां है, जो महंगाई से परेशानियां हैं, उससे थोड़ी राहत देने की एक बात होती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने 2.5 लाख सरकारी रोजगार की भी बात की है, तो यानी कि अवसर देने की भी बात होती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके युवाओं को, देश के युवाओं के सपनों पर कुठाराघात कर रही है, वहां कांग्रेस अवसर बनाने की बात करती है। तो आप ये देखिएगा कि जो वोटिंग हुई है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 65.92% वोटिंग हुई थी और जनादेश कांग्रेस के साथ मिला था। यहां पर भी हम यही देखेंगे कि जो हमारी 5 गारंटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट, आप समझिएगा जो मैं कह रही हूं कि जितने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने इन 5 गारंटी के ऊपर ना केवल हस्ताक्षर करके एक वादा किया है, उसको पब्लिक डोमेन में डाला है। तो ये नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट है कि केवल पार्टी ही नहीं, एक एक प्रत्याशी उस वायदे से बंधा हुआ है, और यही कर्नाटक की जनता को आगे चल के कांग्रेस का आशीर्वाद जो जनता देगी, वो उसका कारण यही है। जी, लेकिन फिर कांग्रेस में एक समस्या भी तो हो जाती है ना कि चलो हारे तो अलग बात है, जीतने के बाद फिर सिद्धरामैया जी भी हैं और फिर डीके शिव कुमार भी हैं, वहां एक दूसरी समस्या भी तो है, उसका समाधान भी तो करना है पार्टी को। देखिए क्या है कि कुछ चीजें ना मीडिया के दिमाग में ज्यादा होती है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, जो चुने हुए विधायक होंगे वो अपना नेता चुनेंगे, और ये हमेशा से कांग्रेस करती आई है जी। तो इसमें लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा मसाला, थोड़ा चाट मसाला डाला जाए, थोड़ा गरम लोग मसाला नहीं डालते, मिल जाता है। तो अनुमा जी आप जानती हैं, अब राजस्थान में कोई डाल थोड़ी रहा है, मसाला अपने आप ही मिलता है ना। मैं यही कह रही हूँ कि कांग्रेस में आप इस तरह का मसाला ढूंढते हैं, बीजेपी में तो सबकी जुबान बंद हो जाती है, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं कि भाई जो पार्टी हाईकमांड कर रही है वही सही है, वहां तो कोई सवाल नहीं पूछता। तो इस लोकतंत्र का स्वागत करिए कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि आप हमसे ये सवाल पूछें, और हम जो है, हमारे जो विधायक हैं, वो मिलकर अपना नेता चुनते हैं। तो ये एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली है जिसका कांग्रेस सम्मान करती है, और देश का संविधान जैसा है, कांग्रेस का अपना संविधान भी वैसा ही है जी। तो कांग्रेस संविधान का पालन न केवल अपने संविधान का पालन करती है, देश के संविधान का तो करती ही है। जी जी। आरबी उपाध्याय जी, डीके शिव कुमार बड़े नेता वोकलिगा समुदाय के, उनकी एक बड़ी पकड़, एक प्रभावशाली समुदाय के बड़े नेता के तौर पे वो देखे जाते हैं। सिद्धरामैया सबसे पॉपुलर नेता भीड़ खींचने के मामले में, तो एक कहीं ना कहीं पे आप कह लीजिए टफ कॉल तो रहेगा अगर ये कन्वर्ट होता है नतीजों में। देखिए बिल्कुल रहे, कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही एक्चुअली देखने को मिलता है। अब मीडिया कोई मसाला नहीं डालता है, जैसा कि हमारी बहन ने कहा
देखिए आपके यहीं से होता है, हमने देखा है पंजाब में, आपके खींचतान में किस तरीके से वहां किरकिरी हुई। बाकी मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि सिंधिया अलग चले गए। राजस्थान में आज भी घमासान मचा हुआ है। हिमाचल में भी देखा गया। मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो किस तरीके से सिर्फ मुकब्बल हुआ, बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ और ठीक है मुख्यमंत्री चुन लिया गया। तो सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं रहता है। देखिए हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। अगर इस तरह के परिणाम आते हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो कौन नहीं चाहेगा। सिद्धरमैया नहीं चाहेंगे या डीके शिव कुमार नहीं चाहेंगे, दोनों चाहेंगे कि भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधायक सभी जगह चुनते हैं लेकिन पार्टी आला कमान भी होती है। अगर मान लीजिए विधायक ही चुन रहे होते तो मैं देखता हूँ राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षक गए, विधायक आए तक नहीं। विधायक अपना अलग ही मीटिंग कर रहे थे। पार्टी आलाकमान चाहता था भी सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर है वो गहलोत के प्रति है, तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और जब होती हैं तो मीडिया में आती हैं और मीडिया में आती हैं तो हम लोग विश्लेषण करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करते। जो हमें दिखता है, जो जनता के बीच में होता है, उन्हीं चीजों को हम सामने रखते हैं और उन्हीं चीजों का हम विश्लेषण करते हैं। आप उसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग तरीके से लेती हैं। मैंने तो देखा है कि डिबेट में भी अगर हम 4 चैनल पर बैठे हैं तो कहीं बीजेपी का प्रवक्ता बोल देगा, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल देगा। तो अगर सूट करता है तो बिल्कुल उसे हाथों हाथ लेते हैं और कोई चीज सूट नहीं कर रही होती। तो जैसे आपने कहा कि मीडिया को मिर्च मसाला चाहिए, तो उस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन इस बात से निश्चिंत रहें कि मीडिया कोई मिर्च मसाला नहीं लगाता। मीडिया के पास जो खबरें आती हैं वही खबरें दिखाई जाती हैं और उन्हीं का विश्लेषण किया जाता है। जी अनुमा जी इस पे कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी मैं ये कह रही हूँ कि एक स्टीरियोटाइप नाम की एक चीज होती है। तो स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इंसान वही बोलता है जो बोलने का आदी हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप कि अभी जो मुझसे पहले वक्ता हैं वो ये क्या कह रहे हैं, एक तो मुस्लिम मुस्लिम बार बार कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई कुंठा है। जिस कुंठा की बात करें, कांग्रेस जो है समावेशी पार्टी है। क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या एससी, क्या एसटी, पूरे सब लोग, आदिवासी, सारे लोग कांग्रेस में सबका समावेश है। और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर पूरे देश में आपको हर जगह मिलेगा, बीजेपी का चुनिंदा जगहों पर मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री बार बार डबल इंजन करते रहे। उन्होंने क्या हिमाचल में नहीं बोला था? हिमाचल में उनकी सरकार नहीं बनी तो लोग नियत समझने लगे। केंद्र थोड़ी चलाता है राज्य सरकारों को, और चलाएगा तो हमेशा राज्य को अपने निर्णयों के लिए अधर में लटका देगा। वैसे भी वोट परसेंटेज में भले ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज कर्नाटक में हमेशा से ज्यादा था। और जिस तरह की उन्होंने 40% कमीशन की सरकार चलाई है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बोला है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है, वो आपने देखा होगा। और अगर हम लिखने पर आ जाएंगे तो पन्ने भरते जाएंगे, बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारनामे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो लोगों ने ये सब देखा है। हम कर्नाटक के जनता के निर्णय को, उनके न्याय को ही हमें तवज्जो देना है, बजाय इसके कि एक स्टीरियोटाइप जो बात करने की होती है कि हम मीडिया नहीं करता। अरे कौन नहीं जानता मीडिया क्या करता है? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, आपके चैनल पे मुझे हमेशा निष्पक्ष होकर बोलने का मौका मिलता है, लेकिन मीडिया क्या करता है अगर वो भी आज आंखों से नहीं दिखता है तो वो एक सोचने की बात होना चाहिए कि इंसान किस तरह से कुंठा में, किस तरह से उन्हीं दकियानूसी बातों में, किस तरह से उन्हीं प्रोपोगेंडा में, किस तरह उसी नैरेटिव में बंधा हुआ है और उसके कारण इस तरह की बातें करता है। कर्नाटक का चुनाव आगे का रास्ता भी खोलेगा और लोकतंत्र की असली बहाली करेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये एक सीक्वेंस है। चलिए मध्य प्रदेश में सरकार आएगी। उपाध्याय जी हिमाचल के बाद कर्नाटक। हाँ जी पहले अपनी बात कीजिए। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी कह रहे थे तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि मुस्लिमों को आरक्षण अलग से दिया जाएगा, धर्म के आधार पर दिया जाएगा, जाति के आधार पर दिया जाएगा? कहाँ लिखा है संविधान में? लेकिन आपने दिया,
आप उसे नकार नहीं सकते हैं, और आपने अपने आरक्षण बहाल करेंगे। तो कथनी और करनी देखिए, का मैं ये फर्क है। कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मुसलमानों का जो शिक्षा का स्तर है वो 42 अशिक्षा का स्तर है 42.7 है, और जबकि देश में एवरेज जो है औसत शिक्षा अशिक्षा का स्तर 36.9% है, जो उस रेखा से भी नीचे है। संविधान ये कहता है कि सबको हमें बराबरी पर लेकर आना है। तो इस बारे में कांग्रेस समावेशी है, कांग्रेस ने सबका हिस्सा रखा है, और इसलिए ये आरक्षण की बात है। जिस दिन हम देख लेंगे चलिए, कि मैं अनुमा जी मुस्लिम आता हूं। हमारे औसत साथ स्तर पे भारतीय आ जनता जाएंगे। पार्टी के प्रवक्ता संत प्रकाश जुड़ गए। संत प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, संत प्रकाश जी, ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल संकेत ये दे रहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और कांग्रेस आपसे आगे है। आपका रिएक्शन क्या है? क्या कर्नाटक हाथ से जा रहा है? देखिए, ओपिनियन पोल तो पहले भी बदले हैं। जो चीजें पहले रही उससे अगले दिन जो जिस दिन वो खुलता है तो वो अपना अलग दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक की जनता जो है उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो किसी भी सूरत में डबल इंजन की सरकार, मैं समझता हूँ कि कर्नाटक को चाहिए, कर्नाटक की जनता को चाहिए। और ठीक है, ओपिनियन पोल जिस तरीके से भी आ रहे हैं हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मगर जनता का भी हमें सम्मान है, क्योंकि जनता ने, मैं नहीं समझता कि हमें वोट नहीं किया है। और देखते हैं 2-3 दिन की बात और नहीं, है, हम तो कह ही सब रहे हैं चीज वोट क्लियर हो किया है, जाएगी। क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहा है आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार के मुकाबले आपको 2-2.25% का स्विंग है, एज है, लेकिन वो उतना सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आपको 15 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि इतना बड़ा राज्य है और दक्षिण में भाजपा का इकलौता राज्य है, वो अगर हाथ से जा रहा है और हिमाचल के बाद दूसरा राज्य हाथ से जा रहा है, तो संकेत क्या है? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि वोट भी बढ़ा है, लोगों का समर्थन भी जो हमें 2-2.5% बढ़ा है। तो वेट करते हैं ना थोड़ा, क्योंकि इतना जल्दी अति उत्साह ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं और उत्साह में नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं आंकड़े तो बता रहा बहुत हूं। आश्वस्त हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं तो आश्वस्त हूँ कि जो है, जब वोट परसेंट बढ़ा तो डेफिनेटली सीटों में भी इजाफा हुआ होगा। वो मालूम पड़ेगा कि क्या पोजीशन है, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो जनता है, 2-2.5% जो वोट ज्यादा डाल करके भी उन्होंने दिखाया है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि कांग्रेस का और जेडीएस की वोट परसेंटेज की मैं क्या बता देता हूं पोजीशन है आपको, मैं पहले। बता देता हूं आपको। पिछले इलेक्शन में आपको 36% वोट मिला था सर, सीटें आई थी 104। इस बार आपको जो वोट परसेंटेज है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 38.3, यानी 2.25% का इजाफा ये है। आपने कैलकुलेट कैसे कर लिया वोट परसेंटेज जो है? अभी तो ओपिनियन पोल है, सर ये एग्जिट पोल है केवल अभी, हाँ सॉरी, एग्जिट पोल है, तो जी। इसमें कैसे आपने ये कैलकुलेट हर कर बार लिया? ऐसे ही केवल कैलकुलेट होता है सर, हर बार ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ये गुजरात में भी इस ऐसे ही पर कोई, कैलकुलेट हुआ था, देखिए, इस पर किस प्रकार, देखिए ये जो और कैलकुलेशन है, इसमें +-5% एरर जो रहता है वो रहता है सर। नहीं, एरर तो काफी और काफी ज्यादा भी और रहा है। नहीं नहीं, और पिछले कुछ मैं तो ये समय सोच से रहा हूँ कि कांग्रेस किस आधार पर जीतने का दम भर रही है, मैं या आपको बता, कांग्रेस को क्या लग रहा है, उन्होंने भाई क्या आप ऐसी एक्टिविटी संत कर प्रकाश दी जी है। सुनिए तो सही। पिछली बार हाँ, कांग्रेस को आपसे ज्यादा वोट मिला था, आपको 36-38% मिला था, लेकिन उनकी सीटें जो थी वो 78-80 थी, आपकी 104 थी। वोट परसेंटेज आपका कम था, सीटें आपकी ज्यादा थी पिछली बार। तो आप खुद ही बता रहे हैं ना, जब हम पिछली बार जो है 104 सीटें लिए और उसके बाद वहां की जनता ने 17 विधायक जो है हमें दोबारा जिता करके हमें सौंप दिए, तो जाहिर सी बात है कि हमने उन सब अब आप विधायकों को कांग्रेस का लेकर वोट के जब परसेंटेज नहीं वहां पूछ रहे ना इस सरकार बार कितना बनाई है? तो वहां डेवलपमेंट किया, अच्छे काम किए। कांग्रेस का 41% जा रहा है इस बार। नहीं, वो तो आपने बताया ना एग्जिट पोल है, अब हम देख रहे हैं उसमें कहां नहीं से नहीं, चला ये जाएगा, नतीजे नहीं है क्या सर, है मैं तो मान क्या। ही रहा हूं ये नतीजे नहीं है हाँ, तो इस पे क्या 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 डिस्कशन किया जाए, सर। मुझे आप हमेशा बताएं। जब आप जीतते हैं तब तो डिस्कशन कोई करते हैं कोई उनका एक विजन हो, सुनो मेरी बात, जी।
उनका कोई विजन हो, कांग्रेस का कोई ऐसा विजन हो जिसकी वजह से हम अपने आप को महसूस करें कि हम बैकफुट पर आ रहे हैं। कोई तो ऐसा काम हो। आपके सारे जितने नेता हैं वो जेल और जेल के आसपास घूम रहे हैं, बेल पर हैं, किसकी बात माने? आप जो है ना वो 8 साल के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाहर कर दिए गए हैं। तो ये कहाँ, मतलब क्या ऐसा रचनात्मक काम कर दिया कांग्रेस ने कि जो है वहां की जो जनता जो है वो कांग्रेस में इतना जवाब ले लेता दिखा रही है? हनुमा जी, क्यों वोट देगा भाई आपको कर्नाटक का कोई भी आदमी? मैं आपसे एक चीज बताना चाहती हूँ कि अक्सर जब कोई प्रवक्ता बिना इंफॉर्मेशन के बात करता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या कारण हो सकता है। क्या वो अनप्रिपेयर्ड आया है, या उसको अपने भाषण देने की कला का इतना बड़ा गुमान है कि मैं जो बोलूंगा उससे लाइन लकीर लगा के मान लिया जाएगा। बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए हैं ये प्रवक्ता साहब। उनको ये भी नहीं मालूम कि कितना उनका। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर अच्छा, आप वहां पे तो कहीं कौन से वाले मेंशन कर रहे प्रवक्ता है हो भाई? तो पहले दुरुस्त वाले कर जो दें। थे वो उपाध्याय जी बोल रहे थे, हमें लगा वही प्रवक्ता है क्योंकि वो उस तरह से बात कर रहे थे। अब जो दूसरे आए हैं वो भी प्रवक्ता नहीं है। तो आप मेरी किन से चर्चा करा रहे हैं? मैं नहीं संत समझ पा प्रकाश रही जी हूँ, भारतीय लेकिन जनता मैं- पार्टी से ही है जी। हाँ, तो कह तो रही हूँ आए हैं तो प्रवक्ता है ना जी। उसमें भी प्रवक्ता कहने में क्या प्रॉब्लम जी, है? गुरेज संत हो रहा है, प्रकाश जी, जो अपनी कंप्लीट पार्टी करिए। का प्रवक्ता नहीं मानना चाहता तो उसको अब क्या कहेंगे आप देखिए वो क्या बात कर रहे हैं। बेल, जेल, ये जो प्रोपोगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है ना भारतीय जनता पार्टी का, उसी की बात कर रहे हैं। कोई प्रबुद्ध बात हो, किसमें कोई अगर मतलब हो, अगर वो अपनी सरकार का कर्नाटक में काम बता सके, कुछ आंकड़े बता सके। मैं उन्हें आंकड़े बताती हूँ कि कर्नाटक की किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की, दुगनी करने की बात करते थे, उसी कर्नाटक में, वो कर्नाटक इस देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस सब पे बात होना चाहिए। अगर कोई बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने आता है तो अपनी पार्टी के बारे में तैयारी भी करके लाए। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोस्ट करके अगर कोई यहाँ आता है तो मैं उसकी बातों को कोई तवज्जो देगा और आपके दर्शक भी तवज्जो देंगे, मैं ये नहीं मानती। और आपके चैनल पे मैंने हमेशा देखा है कि जो भी बात होती है तथ्यात्मक रूप से होती है, केवल भाषण और सरमन नहीं होते। यहाँ पे आके वो डिक्टेट दे रहे हैं। डिक्टेट नहीं चाहिए, ना तो आपके दर्शकों को ना मुझे चाहिए। हमें क्या बात कर रहे हैं? हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार ने क्या काम किया उस पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हर उस चुनावी राज्य में जहां जाते हैं कहते हैं मैं नंबर 1 बना दूंगा। इस बार पूरा मौका मिला था, नंबर 1 नहीं बनाया, फिर कहने लगे कि नंबर 1 बना दूंगा, तो पीछे छोड़ देते हैं। ये सब बातें हमको करना है और इस पर तथ्यात्मक रूप से बात हो। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपका आभार करती हूँ कि आपने निष्पक्ष रूप से मेरी पूरी बात सुनी और अब आप इन प्रवक्ताओं को जो भी हैं ये उनको आप बोलिए कि आंकड़ों पर बात करें, तथ्यों पर बात करें। चलिए आंकड़ों पर और बात करेंगे। इस एग्जिट पोल को और विस्तार से समझेंगे और गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कर्नाटक की जनता का मूड क्या कुछ कहता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, सी वोटर एनएच हरिभूमि का सबसे सटीक एग्जिट पोल। और वो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल एक आंकड़ा जो सामने आया है, लेकिन कर्नाटक हमेशा बड़ा दिलचस्प रहा है। पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी तो जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इस बार क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ये जो 100 से 112 है और इसको एवरेज निकालने 105 106 पर अगर आता है तो क्या बीजेपी जेडीएस कुछ मिलकर कर सकते हैं? संभावनाएं, या फिर हम कहें राजनीति में बहुत कुछ भविष्य में होता है। 13 तारीख को वो भी स्पष्ट हो जाएगा, उसको भी समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब जुड़ गए हैं। रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो चुनावी स्वरूप बदला है
और हर वर्ष के साथ जो तकनीक आ रही है, जो इस्तेमाल हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल देख रहे हैं, जिसकी चर्चा होती है, चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं और आपके देखते देखते चुनाव कितना बदल गया, एक बार उसे समझाइए। मुझे लगता है कि कोई खास बदलाव नहीं है। अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है वो पुराने जमाने में युद्ध से होता था, एक दूसरे को मार कर होता था, बड़ी वायलेंस होने के बाद राजा बदलता था। उसको मोस्ट पीसफुल मीन्स इलेक्शंस ने बदल दिया। ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ कि बिना किसी वायलेंस के इलेक्शन के जरिए पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है और कौन राज्य करेगा वो तय हो जाता है। उसमें अगर हम सब उनके हाथ पैर बांधने और मुंह पे पट्टी लगा दें कि ना बोलोगे ना कुछ करोगे तो फिर कैसे वो चुनाव करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि आम जनता को और दूसरे लोगों को दिखे कि कुछ हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन आया। हाँ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर्नाटक पिछले 2018 इलेक्शन से आया था, उसका काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने वोटर और आम आदमी को एम्पावर किया था, सशक्त किया था कि आपको शिकायत करने के बजाय आप विजिलेंट सिटीजन के रूप में सी विजिल ऐप को डाउनलोड करिए और जहां भी कोई गड़बड़ी हो रही हो किसी भी तरह की, उसका फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और सबमिट कर दीजिए। वो सीधे चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारियों के पास और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो 100 मिनट के अंदर आपको बताएं कि शिकायत सही पाई गई, एफआईआर हुई, अरेस्ट हुई, सीजर हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, वो आपको फीडबैक भी देंगे 100 मिनट के अंदर। उसका परिणाम जो है इस इलेक्शन में भी काफी हद तक देखने को मिला कि जितने भी शिकायत सी विजिल ऐप पर आए हैं अधिकांश उनमें सही पाए गए। जबकि पुराने समय में जब इलेक्शन होता था तो जो शिकायतें आती थी या तो ऑनलाइन समाधान या फिर कागज पर, उनमें से 99% आधारहीन पाई जाती थी और उसमें इतना एनर्जी वेस्ट होती थी, ह्यूमन रिसोर्स, व्हीकल सब जाते थे जांच करने, लेकिन कुछ भी उसमें पाया नहीं जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और यही कारण है कि आप देखिए कर्नाटक में भी काफी अच्छी पोलिंग हुई है। 65.69% 5 बजे तक हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि अंतिम फिगर जो है 70% के आसपास होगा, जो कि एक बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़ा है। जी रावत साहब, पिछली बार 72.13% के आसपास की वोटिंग हुई थी। ये कमोबेश हम 70% के आसपास की पोलिंग को अच्छी पोलिंग मानते हैं। उसके ऊपर ना जा पाने की वजह क्या रहती है, या फिर हम माने कि बस एक ये आंकड़ा जो है ये एक संतोषजनक आंकड़ा रहता है पोलिंग में? उसके ऊपर ना जाने की सबसे बड़ी वजह रहती है शहरी। आप देखिए बेंगलोर सिटी में 21 सीटें थी और पिछले बार वहां पोलिंग का परसेंटेज जो है वो 60% से नीचे रहा। तो जो वोटर अपैथी है अर्बन एरियाज में, उनको और भी चीजें होती हैं और भी काम होते हैं जो वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और सोचते हैं कि वोट देने का छोड़ सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कमी आ जाती है क्योंकि सबसे भारी जनसंख्या बेंगलोर सिटी में, ज्यादा नंबर वोटर्स वहां पे हैं और अगर वहां पे अगर 60% से नीचे है तो 70% लाने के लिए ग्रामीण इलाके को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो यही मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बेंगलोर में मोबिलिटी बहुत है, यंगस्टर्स की और दूसरे लोगों की मोबिलिटी बहुत है। वो अमेरिका चले जाते हैं मीटिंग्स के लिए, इधर उधर चले जाते हैं और उसका फिर वोट छूट जाता है। छुट्टी वाला भाव भी रहता है सर? पढ़ छुट्टी वाला भाव रहता है लोगों में? ये भी बहुत देखा गया है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने 2-3 जगह एमओयू किए हैं कि अगर आपके यहाँ कोई इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाए तो आप उनका नाम लिखिए और नोटिस बोर्ड पर टांगिए कि इन लोगों ने छुट्टी मनाई है, ताकि उन्हें कम से कम शर्म तो आए। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चलिए सर, आपसे और बात करेंगे, लेकिन मैं जो दूसरे मेहमान हैं उनसे कुछ राजनीतिक बात करता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। आरबी उपाध्याय जी, अब हमारे टीवी स्क्रीन पर लगभग सभी एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो दिखने लगे हैं। जो मैं देख पा रहा हूं एक को छोड़कर कमोबेश वही स्थिति है कि कांग्रेस लगभग 20-22 सीट आगे है बीजेपी से। यानी जो मूड है, जो दशा है, दिशा है, लगभग सभी सर्वे की एक जैसी है, किसी एक सर्वे को छोड़ दें तो। इसके मायने क्या हैं? देखिए, वहां देख रहा था जिस तरीके से कांग्रेस लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी
चाहे वो 40% कमीशन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ये जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जब उन पर चुनाव लड़ा जाएगा तो जनता उन पर रिएक्ट करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी जवाब नहीं दे पाई कि भाई 40% जो सरकार वो कांग्रेस लगाया, वो डॉक्टर एसोसिएशन ने लगाया था, वहां के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। तो जनता चाहती थी कि उस पर कुछ जवाब आएगा या टॉप लीडरशिप उस पर कुछ बोलेगी, लेकिन उस पर कोई सफाई नहीं दी गई, बल्कि संविधान से इतर जय बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाएं, वोट करें। तो इलेक्शन कमीशन से रावत जी बैठे हैं, भी संविधान इजाजत नहीं देता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जाए, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगा गया। दूसरा जो गंभीर है कि मुस्लिम आरक्षण वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और जब कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उस पर बयानबाजी नहीं की जा सकती, लेकिन उस पर भी बयानबाजी हुई। उस पर भी कहा गया कि हमने खत्म कर दिया और हम उसको इस तरीके से करेंगे। जो कि विचाराधीन मुद्दे होते हैं उन पर पहले देखा जाता कि बोलने से बचा जाता था। धर्म के नाम पर वोट मांगने में मुझे याद है, जहां तक महाराष्ट्र में ठाकरे साहब ने वोट मांगा था और उन पर एक्शन हुआ था। तो चुनाव आयोग पर भी जो प्रश्न खड़े होते हैं वो कई तरीके के प्रश्न खड़े होते हैं, उन सबके जवाब भी जनता चाहती है कि मिलने चाहिए। ठीक है सर। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए, न कि सरकारों के प्रति। ठीक है जी। जवाबदेही उनकी जनता के प्रति होनी चाहिए जी। और वो निष्पक्षता दिखनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। टीएन शेषन जी को क्यों याद किया जाता है? मजाल नहीं है किसी की कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर दे तो इतिहास लिखा जाएगा, तो टीएन शेषन का नाम जरूर लिखा जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो राजनीति से इतर जो संवैधानिक पद हैं वो संविधान के अनुसार अपना काम का निर्वहन करते हैं। जी उपाध्याय जी, मैं आता हूं आपके पास। संत प्रकाश जी, मुझे बताइए, क्योंकि अब तो जो कमोबेश हम सर्वे देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो एक ही जैसा मूड बता रहे हैं कि आप कांग्रेस से पीछे रह गए हैं 15-20 सीटें। वजह क्या मानते हैं? जो अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, जो 40% का मुद्दा था, आप उसे काउंटर नहीं कर पाए, या जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की वहां पर, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, उनके स्तर पर आप चुनाव नहीं लड़ पाए? बसवराज बोम्मई जो है वो थोड़े कमजोर पड़ गए। चलिए, एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही है तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो है उनको बधाई। और दूसरा, सिद्धरमैया जी के बारे में बात की आपने। सिद्धरमैया जी ने लिंगायतों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट कम्युनिटी कहा। इस कारण से लिंगायत जो हैं वो वहां के नाराज हैं कांग्रेस से और सिद्धरमैया से। लेकिन जगदीश शेट्टार के स्तर का लिंगायत, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला जाए, वो भी तो अच्छा नहीं हुआ ना। देखिए, पार्टी छोड़ करके वहां नहीं जाना, वहां नहीं है। पार्टी में किसी का परमानेंट स्थान नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री जो हमारे साथ में हैं वो दूसरे मुख्यमंत्री के साथ में विधायक रहने की जिद पर अड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पार्टी ने निर्णय सही दिया, उनको टिकट नहीं दिया, वो वहां चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले गए। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चल रही है लिंगायत, तो वो लिंगायत कम्युनिटी के ना। कोई बात नहीं, लिंगायत कम्युनिटी ये समझती है कि वो क्यों गए, उनका मोह ही खत्म नहीं हो रहा, वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहां पर पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि पार्टी को नए लोगों को भी मौका देना है, इसके अलावा तमाम चीजें हैं उसको देखना है। तो यहाँ ये कह देना कि वो लिंगायत चले गए तो सारा लिंगायत वहां चला गया। 85% से ज्यादा लिंगायत जो है वो भाजपा को वोट करता है। और यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा, तो वहां तो सिद्धरमैया ने जो बात कही है तो लिंगायत का तो मतलब ही नहीं बनता उनके साथ में वोट करने का। दूसरा, हमने डेवलपमेंट के काम किए। 51 लोगों को टिकट दिया इस बार।
आप स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है उनकी पकड़ नहीं पाए। समझे नहीं, स्ट्रेटेजी सब समझ में आ रही है। हमने जो काम किए हैं वो डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव में गए हैं, जाति को लेकर के नहीं, कास्ट को लेकर के, धर्म को लेकर के कांग्रेस ने ही वहां पर प्रयास किए। जिस तरीके से एक आतंकी समूह के साथ में बजरंग दल को भी प्रतिबंधित किया जाएगा, ये कह करके उन्होंने किसको खुश करने की कोशिश की? क्या मुसलमान जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करता है? उनको मुंह की खानी पड़ी, बैकफुट पर आना पड़ा। चिदम्बरम जी को जो है ना उसके ऊपर बैकफुट पर आना पड़ा। तो आप उनको वो देखो, वो बोलते कुछ है और उसके बाद में पलट जाते हैं। ठीक उनकी स्थिति वो हो गई है। केवल इस कारण से उनको मालूम है, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और इस कारण से उन्होंने जो है ना वो बैकफुट पर आए। तो आप एग्जिट पोल में बेशक से उनको बनाए, मगर उनके नेता अच्छी तरह जानते हैं कि हम नहीं बना हमें रहे मुश्किल एग्जिट है। पोल में। और रही बात हम कि जो है ना हम जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम किए हैं, किसी वक्त में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 7 एयरपोर्ट हमने दे दिए हैं। ठीक। राजमार्ग वहां पर देखो ना, जहां पर 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगा करते थे, आज 1-1.5 घंटे में आप उस रास्ते को कवर कर पा रहे हैं। मुझे याद है बेंगलोर में बड़ा बुरा फंसा था जाम में एक बार। जो मुझे याद है बहुत बुरा फंसा था बेंगलुरु में एक बार, जाम में बहुत ही बुरा फंसा था। ओहो, तो इस वजह से वोट नहीं दिया जाएगा सर मैं नहीं, अरे मेरा तो वोट ही नहीं है सर बेंगलुरु में। कर रहे हैं ना। अरे भाई मैं तो वोट, मेरा वोट नहीं है वहां पे। पहले तो निकलते ही नहीं थे। हाँ, पहले तो जाम में से निकलते ही नहीं थे। 11-11 दिन तक जो है ना जाम लगे था, अगर आपको मालूम हो तो, हमने देखे जी। तो ऐसे नहीं कहा करते कि जो है ना मैं नहीं, जाम ऐसे में कहा नहीं। अब ये तो मत बताइए सर मुझे क्या कहना है, मैं तो बता रहा हूँ। आपने जाम का मुद्दा उठाया तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी भोगी हूँ उसका। इसीलिए मैं 11 दिन का जाम का भी मैं मुद्दा बता रहा हूँ। अनुमा जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, मुझे रावत साहब के पास जाना है। अनुमा जी बोलिए। ब्रेक के बाद मैं सराहना करूंगी कि बहुत गुरु गंभीर तरीके से उपाध्याय जी ने वो बातें कही जो कहना चाहिए थी कि प्रधानमंत्री ने धार्मिक पिच बनाकर वोट मांगा। उन्होंने तो आपका भी जिक्र किया, आपकी पार्टी ने भी किया, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी में ने कभी भी धार्मिक पिच बनाकर वोट नहीं मांगा। और ये प्रधानमंत्री तो संवैधानिक पद पर है, वो वहां पर प्रचार करने। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि जो मामला सब जुडिस था उस पर गृह मंत्री ने बोला, मुस्लिम आरक्षण के ऊपर बोला, तो कल उनको सुप्रीम कोर्ट की लताड़ भी लगी है, आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी को। तीसरी चीज, जो भी लोग बेंगलोर के बारे में या कर्नाटक के बारे में बोल रहे हैं, वो कितने दिन रहे हैं मैं नहीं जानती। मैं 2.5 साल रही हूँ, मेरी पोस्टिंग रही है वहां, और उसके अलावा वो मेरी ट्रेनिंग कमांड भी थी, मेरा बड़ा जाना होता था। ठीक है, उस समय वहां पर फ्लाईओवर्स भी बने थे, कांग्रेस की सरकार में ही बने थे, क्योंकि जब भीड़ होती है, जब चीजें होती में एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस समय की समस्या है वहां, जिसके बारे में लोगों ने बोला बीच में मत बोलिए, आप गुरुजन हैं, बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इतना समझदारी होनी चाहिए इस उम्र में। तो मैं ये कह रही हूँ कि ड्रेनेज की समस्या है। राजाजी नगर जो कि बीजेपी का गढ़ होता था, वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बैठे थे, बूथ था, वहां इतनी भीड़ थी और बीजेपी के कार्यकर्ता मक्खी उड़ा रहे थे। पानी की समस्या है साउथ बेंगलुरु में, इसके बारे में भी लोगों ने बात की है। तो बीजेपी ने कहीं पर भी अपने किए काम के ऊपर नहीं वोट मांगा, जबकि उनकी 40% कमीशन की सरकार के बारे में सबने देखा है। विधायक जो मदल विरुशप्पा है, उन्होंने 6 लाख रुपए की वो कैमरा पर पकड़े गए। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने वो भी बताया कि 40% जो एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की उसने बोला था। तो मैं समझती हूँ क्रूर होने की जरूरत नहीं है, लोगों को लोगों की तरह समझिए, और लोग ही अपना जनादेश देते हैं तो आप पर भी आशीर्वाद होता है और कोई दूसरी पार्टी पर भी होता है। अब बीजेपी को वो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, एक मिनट रावत साहब के पास चलता हूँ। रावत साहब ये मैं आ रहा हूँ उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। मुझे एक गंभीर विषय है, ये चुनाव प्रचार के अंदर आने वाली शिकायत और उनका निपटारा, उनका निपटान, ये विषय आजकल बहुत चर्चा में रहने लगा है। आप अपने अनुभव से बताइए कि इसमें क्या कुछ और संभावनाएं बनती हैं। इसमें मैंने जो जैसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है क्रेडिबल कंप्लेंट की, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल ऐप पूरी जनता को दिया हुआ है कि भाई जबानी जमा खर्च, हेयरसे के आधार पर, सुनी सुनाई के आधार पर शिकायतें करना
ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा 99% बेसलेस मिलता है। सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज, सारी गाड़ियां, रिटर्निंग ऑफिसर सब उसी में जांच करने में लगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं निकलता। आप मोबाइल में फोटो या वीडियो खींच के सबमिट कर दीजिए, बस। आपको किसी का नंबर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जीपीएस से वो अपने आप लोकेट कर लेता है और वो सारी इलेक्शन कमीशन सारे अधिकारियों के पास पहुंच जाता है सबमिट बटन दबाते ही। और उनकी जिम्मेदारी ये बनाई गई है कि 100 मिनट के अंदर आपके उसकी जांच हो जाएगी और जो कुछ एक्शन हुआ है, अरेस्ट, सीज, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ये करने से शिकायतों का निराकरण बहुत अच्छा होगा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में 1,42,000 शिकायतें सी विजिल ऐप पर आई थी और लगभग 75 से 80% सही पाई गई थी, जबकि दूसरे माध्यमों से आई शिकायतों में 90 से 99% तक आधारहीन पाई जाती हैं। तीसरी चीज यह है कि शिकायतों का निराकरण करने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है कैंपेन पीरियड में, क्योंकि संविधान ने किसी भी कोर्ट को इंटरफेयर करने से भी पूरी तरह से रोका हुआ है कि आप इलेक्शन पिटीशन ही सुन सकते हैं, बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इस बारे में बहुत सतर्क है, चिंतित है और वो इसमें सुधार लगातार कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर के जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में आ रही है, यानी कि जो 38 साल की परंपरा है कर्नाटक की, हर 5 साल बाद सरकार बदलने की, वो परंपरा कायम है, ऐसा कम से कम एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी चर्चा इस एग्जिट पोल को लेकर जारी है।